नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का पेपर, साइंस के पेपर का फिजिक्स वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने 2025 का सेट 1 सॉल्व कर चुके हैं, तो आज हम 2025 का सेट 2 वाला पेपर जिसका कोड है 8 से 24 CK, ये आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसके पहले आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10th वाली प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्लास 10 के साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और उसका फिजिक्स वाला पार्ट कर रहे हैं। तो फिजिक्स वाले में जितने के क्वेश्चन 25 नंबर का फिजिक्स आता है। ठीक है, तो 25 नंबर के पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे इसमें। तो पहला पार्ट क्या होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें से क्या दिया है, पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है, सबसे अधिक विक्षेपण का रंग होता है। तो आपने प्रिज्म पढ़ चुके होंगे, मानव नेत्र वाले चैप्टर में होता है। प्रिज्म का काम क्या होता है, ये इस पे अगर व्हाइट लाइट श्वेत प्रकाश आता है, श्वेत प्रकाश आता है तो ये क्या करता है, इसको 7 कलर में स्प्लिट कर देता है, बिखेर देता है ऐसे। ठीक है, और इसका सीक्वेंस आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछता है इसमें। तो मैं सीक्वेंस लिख दे रहा हूं आपको। विव ग्योर होता है, पढ़ा होगा आपने विव ग्योर, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, तो ऑप्शन देखिएगा, लाल है, हरा है, बैगनी है और पीला है। तो विक्षेपण होता क्या है, ये जो विक्षेपण है, अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये लाइट सीधे ऐसे निकल जाती। अगर प्रिज्म ना होता तो ये निकल जाती। तो अगर प्रिज्म होने के कारण ये लाइट जो है इस डायरेक्शन में विचलित हो रही है, इसको हम बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं विचलन कोण या विक्षेपण कोण। ठीक है, तो देखेंगे आप सबसे ज्यादा किसका विचलन हुआ, सबसे ज्यादा कौन मुड़ा है, वायलेट, बैगनी, और सबसे कम कौन मुड़ा है, रेड। तो आपको इसको याद रखना है। एक तो सबसे कम ज्यादा वाले को याद ही रखना है, सबसे ज्यादा विक्षेपण किसका होता है, बैगनी का, और सबसे कम विक्षेपण होता है रेड का। लेकिन हो सकता है आप इन दोनों को ऑप्शन में ना दिया हो, इनमें से 4 ऑप्शन दे दिया हो बीच में से। तो जब ये सीक्वेंस आपको याद रहेगा, विबग्योर, नीचे से शुरू करेंगे विबग्योर, और ये सीक्वेंस याद रहेगा तो जो भी ऑप्शन आप रहेगा उसमें से सबसे ज्यादा विक्षेपण वाला जो सबसे नीचे मिलेगा वो टिक कर देंगे। तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन में सब आंसर हो जाएगा बैगनी। ठीक है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ये बैगनी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास अनसॉल्व पेपर होगा तो उसमें देख लीजिए कि सारे क्वेश्चन मैं नहीं लिखने वाला, जिसमें थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला रहेगा वही लिखूंगा। ठीक है, बाकी लॉन्ग आंसर वाले में सारे क्वेश्चन लिखूंगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखता है। जब सूर्योदय यानी कि सूर्य जब निकलता है, और सूर्यास्त जब सूर्य डूबता है, तो उस समय आसमान कैसा दिखता है, उस समय क्षितिज, क्षितिज का मतलब जब हम सीधे देखते हैं जहां पे डूब रहा है, ऊपर नहीं क्षितिज पे, तो किस कलर का दिखता है। सबने देखा होगा, सुबह शाम सबने देखा होगा, तो वो हल्का रेड कलर का रहता है। तो उसमें से कौन, श्वेताब, पहला ऑप्शन है श्वेताब, श्वेताब मतलब सफेद, सफेद तो नहीं होगा। दूसरा रक्ताब, रक्ताब, रक्त, ब्लड किस कलर का होता है, लाल कलर का, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है नीलाभ मतलब नीला, और चौथा है कृष्णाभ, कृष्णाभ मतलब होता है काला। तो कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रक्ताभ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैं पढ़ दे रहा हूं। अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी बिंदु से पुनः गुजरती है। तो अवतल दर्पण है, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, और यहाँ पे है वक्रता केंद्र। तो आपने पढ़ा होगा, इससे सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटी छोटी चीजें हैं, इनको याद रखना होता है। कह रहा है अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी बिंदु, मतलब प्रकाश की किरण जो आ रही है दर्पण से परावर्तन होगा तो उसी बिंदु से होकर गुजरेगी। तो आपने पढ़ा होगा वक्रता केंद्र से आने वाली किरण उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, वक्रता केंद्र। कौन सा ऑप्शन है, पहला है दर्पण का ध्रुव, गलत हो गया। दूसरा दर्पण का फोकस, ये भी गलत है। तीसरा दर्पण का वक्रता केंद्र, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दर्पण का वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से जब प्रकाश की किरण आती है तो उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 4 में क्या दिया है कि किसी वस्तु का सीधा, आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना होगा। सीधा बनना चाहिए, आभासी बनना चाहिए, और वस्तु से छोटा बनना चाहिए। तो देखो, सीधा, आभासी, लेंस, लेंस पूछ रहा है ना,
कौन सी लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो सीधा और आभासी दोनों लेंस में बनता है। आपको याद होगा, उत्तल लेंस में बनता है जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में होती है, तब सीधा आभासी बनता है। और अवतल लेंस में तो दोनों केस में सीधा और आभासी ही बनता है। लेकिन दोनों में एक अंतर होता है। उत्तल लेंस में जो बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है और अवतल लेंस में वस्तु से बड़ा बनता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? उत्तल है, अवतल है। हमें कैसा चाहिए? वस्तु सीधा, आभासी व वस्तु से छोटा चाहिए। तो छोटा किस में बनेगा? अवतल लेंस में। तो चौथे का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अवतल लेंस। ठीक है। इसके बाद पांचवा है, एक विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की इकाई होती है। एक विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की इकाई। तो धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। ये तो सबको पता होना चाहिए। देखो, धारा की इकाई एम्पियर दिया है, ठीक है। आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। ये पढ़ा होगा आपने। तो एक तो एम्पियर होता है, तो सब जानते हैं। कभी कभी एम्पियर ऑप्शन में नहीं देता है और क्या कह देता है? चार्ज। ये आवेश है, आवेश का होता है कूलाम। और इसका सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड अगर ऑप्शन में दे दिया है और एम्पियर नहीं है तो कूलाम प्रति सेकंड लगाएंगे। ठीक है। कभी कभी दे देता है एम्पियर ना देके कूलाम प्रति सेकंड दे देता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं है होना है। हम क्या लगा देंगे? कूलाम प्रति सेकंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको लिख देता हूं मैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है समान प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से कितने गुना होगा? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। श्रेणी क्रम में तीन प्रतिरोध जोड़ने हैं और सब समान प्रतिरोध वाले हैं, तो हमने सबको मान लिया है आर। ठीक है। श्रेणी क्रम में क्या होता है? तीनों प्रतिरोध, जितने भी प्रतिरोध होते हैं श्रेणी क्रम में, उनका तुल्य प्रतिरोध जो आता है वो तीनों को हम जोड़ देते हैं। तो आर इक्विवेलेंट आर प्लस आर कितना हो जाएगा? 3R। तो ये आर का कितना गुना है? 3 गुना। सीधी सी बात, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 गुना। अरे तीन प्रतिरोध है, सेम है, सबकी वैल्यू सेम है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध तीनों को जोड़ देंगे, 3R हो जाएगा। और ये आर का कितने गुना है? 3 गुना है। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 7वां क्वेश्चन है, एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा। सीधे धारावाही चालक में क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कर देता हूं मैं, देख लो। ये पिछले वाले में भी था, पिछले वाले सेट में भी ये क्वेश्चन था। एक सीधा धारावाही चालक है, इसमें से जो है आई करंट जा रहा है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालने का, चुंबकीय क्षेत्र निकालने का तरीका क्या होता था? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, दक्षिणार्थ अंगुष्ठ नियम जिसे कहते हैं। तो अंगूठे को हम करंट की दिशा में रखते हैं, विद्युत धारा की दिशा में रखते हैं, और उंगलियों को अपना जिस पॉइंट पे निकालना है, मान लो यहाँ निकालना है हमें, ठीक है, उस पॉइंट की तरफ उंगलियां कर, उस बिंदु की तरफ उंगलियां करके अपनी उंगलियों को कर्ल करना है, मोड़ना है। तो जिधर मुड़ेंगे उधर दिशा होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो इस बिंदु पर मान लो निकालना है, तो यहाँ पे निकालने के लिए ये ऐसे अंदर होगा। जहां भी निकालना है तो ऐसे करके घुमा देंगे, ऐसे पूरा क्या बनता है? वृत्त, संकेंद्री वृत्त बनता है। ऐसे करके वृत्त बनता है। ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले लिख रहा है सरल रेखीय, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, वृत्ताकार। तो वृत्ताकार वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है डी, वृत्ताकार। ठीक है। तो बहुविकल्पीय वाला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। 21 में दो पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड, दोनों क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। अब एक एक करके दोनों का सॉल्व करते हैं। तो आसमान में, पहला क्वेश्चन है, आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, या फिर तारों का टिमटिमाना होता क्या है? तो ऐसे मान लीजिए स्टार है, ऐसे आपके पास यहाँ पे एक तारा है। चलिए कैसे बनाए यार इसको। ये तारा है आसमान में और हम यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, सपोज दैट यहाँ खड़े होकर हम देख रहे हैं। तो तारा बहुत ऊपर होता है और यहाँ से वायुमंडल होता है, यहाँ पे ऊपर जाके तो वायुमंडल भी नहीं होता है। और यहाँ से जब वायुमंडल होता है ना, जो अलग अलग गैस होती हैं, और कहीं पे ठंडा होता है, कहीं पे गर्म होता है। आप ऊपर जाते हैं, जानते, पता होगा, कहीं पे आपको बहुत गर्म टेम्परेचर मिल जाएगा, कहीं पे बहुत ठंडा हो जाएगा। तो जब ठंडा और गर्म होने से क्या मतलब होता है? जहाँ की हवा गर्म होती है वहां का अपवर्तनांक, जिसे हम म्यू से लिखते हैं या फिर एन लिखते होंगे कुछ लोग, तो वहां का अपवर्तनांक कम होता है, और जहां हवा ठंडी होती है वहां का अपवर्तनांक ज्यादा होता है। तो जब अगर प्रकाश, देखो देखने का क्या कॉन्सेप्ट है, कहीं से तारों के पास या तो खुद प्रकाश होगा, या तो कहीं से दूर से या कहीं से इस पे आ रहा होगा प्रकाश, और वहां से टकराकर हमारी आंखों पर, जब कहीं से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों पर दिखता है तभी हम उसे देख लेते हैं।
तो जब यहाँ से प्रकाश टकरा के हमारी आंखों पे आ रहा होगा तो बहुत सारी अलग अलग अपवर्तनांक की हवाएं यहाँ पे इसको मिल रही होंगी। अगर अपवर्तनांक बदलता है और प्रकाश की किरण जा रही है कहीं पे, अपवर्तनांक बदलता है, तो हम बोल सकते हैं कि माध्यम बदल रहा है। और अगर माध्यम बदल रहा है तो वहां पे अपवर्तन की घटना होगी। अपवर्तन की घटना होने से क्या होता है कि प्रतिबिंब उसका बनेगा। ठीक है, आपने अपवर्तन इतना पढ़ा होगा कि अपवर्तन होने से उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब क्या होगा, मान लीजिए हमने माना कि नीचे आने पे जो है हवा क्या हो रही है, गर्म हो रही है। ऐसे मान लिया, यहाँ पे ऐसे अभी दो पार्ट में बांट दिया, ऐसे हर जगह पे अलग अलग टेम्परेचर की हवाएं मिलेंगी, अपवर्तन बदलेगा, तो ओवरऑल लगातार कंटिन्यूअस यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है। मैंने माना यहाँ पे अपवर्तनांक जो है इसका N1 है, यहाँ का N2 है, समझाने के लिए ऐसे मान लिया। और नीचे मान लिया अभी ये गर्म है हवा, और ऊपर जो, क्योंकि वायुमंडल के आसपास जो हवा जनरली दिन में गर्म होती है, रात में ठंडी हो जाती है, तो अभी गर्म माना ये गर्म है तो इसका अपवर्तनांक कम हो जाएगा, तो N2 जो है कम हो जाएगा, N1 ज्यादा हो जाएगा। तो जब, तो इसको हम बोल देंगे सघन माध्यम, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है वो सघन, और जिसका अपवर्तनांक कम है वो विरल माध्यम हो गया। ठीक है, अब जब सघन से विरल में आएगी, मान लो ऐसे प्रकाश की किरण आ रही थी, यहाँ पे आई, अब ये सघन से विरल में जाएगी। जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर जाती है, थोड़ा सा ऐसे जाना चाहिए था, थोड़ा सा इधर हो जाएगी। जब इधर जाएगी तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं पर यहाँ पर तारा दिखेगा। ठीक है, ओवरऑल हम क्या करते हैं कि लगातार हवाएं चल रही हैं, कहीं पे गर्म हो रहा है, कहीं पे ठंडा हो रहा है, तो लगातार इसका अपवर्तन होता रहता है। और अपवर्तन होने के कारण इसके प्रतिबिंब, हम तारा को एक्चुअल में नहीं देख पा रहे, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तन से हमें प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तारे का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, और ये जो है लगातार थोड़ा बहुत इधर उधर बदलता जाता है। ठीक है, जब तारे की स्थिति बदल रही है तो इसी को हम बोलते हैं कि कभी यहाँ दिखा थोड़ा सा, कभी थोड़ा सा इधर, कभी थोड़ा सा इधर, बहुत थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है। उसी को हम बोलते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं। तारों का टिमटिमाने का मतलब क्या होता है, उसमें आवाज थोड़ी निकलती है, वो हमें दिखते हैं, कभी थोड़ा सा इधर दिख गया, कभी थोड़ा सा इधर दिख गया, रात में ऐसा दिखता है। ठीक है, तो जो है इसी घटना को हम बोलते हैं तारों का टिमटिमाना। इसी को हम पूछे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इस जो अपवर्तन यहाँ पे हो रही है उसको एक नाम दिया जाता है, ये बुक्स वगैरह में लिखा होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। अब इसी चीज को आप लिख देना है। ठीक है, लिखने के लिए आप जो मैंने बोला है चाहे उसको लिख लीजिए, जैसे जैसे बोला है उस चीज को, और थोड़ा सा फिगर वगैरह बना देंगे, और या फिर अपने नोटबुक या क्वेश्चन बैंक का, अपने नोट्स का यूज कर सकते हैं लिखने के लिए। बाकी समझाने के लिए मैंने समझा दिया कि घटना यही वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, जिसके कारण तारों की स्थिति थोड़ी सी भिन्न में दिखाई पड़ती है अपनी जगह से कभी, और ये लगातार अपवर्तन हो रहा है, हवा चल रही है, मान लो कहीं गर्म हो रहा है, कहीं ठंडा हो रहा है, तो अब इसकी पोजीशन जो है बदलती रहती है। पोजीशन बदलने के कारण उसी घटना को हम बोलते हैं तारों का टिमटिमाना। ठीक है, तो अब दूसरे वाले पे आ जाते हैं। अपवर्तन के नियम लिखे, तो अपवर्तन के दो नियम पढ़े होंगे अपने। पहले नियम को, पहला नियम क्या था, पहला नियम जो परावर्तन में था उसी को हम बोल देते हैं कि आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये नियम तो आपको पता होगा, लिख लीजिएगा। आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण हमेशा एक ही तल में होते हैं। तो ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम जो थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, उसमें हम करते हैं, इसी को एक नया नाम दिया गया था, नया क्या नाम, स्नेल ने किया था, तो इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम ऐसे लिखते हैं ना। अब ये होता क्या है, पहले समझ लेते हैं फिर स्टेटमेंट लिख लेना। मान लो यहाँ पे जो है अब माध्यम चेंज हो रहा है, यहाँ पे माध्यम एक है जिसका अपवर्तनांक है N1, यहाँ पे दो है N2। ठीक है, तो अगर यहाँ से माध्यम एक से, अभी हम मान ले रहे हैं N1 जो है बड़ा है N2 से, कुछ भी मान सकते हो आप समझने के लिए, चाहे N2 को बड़ा मान लो चाहे, तो अगर जो बड़ा होगा वो सघन हो जाएगा, जिसका अपवर्तनांक बड़ा सघन, जिसका कम वो विरल माध्यम है। तो ओवरऑल हम क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही, तो जिस पॉइंट पे यहाँ से माध्यम चेंज हो रहा है, माध्यम के उस बिंदु पर हम एक लंबवत रेखा बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ये हो गया अभिलंब, और ये हो गई कौन सी किरण, आपतित किरण इसे कहेंगे ना, आपतित किरण। आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, आई से लिखते हैं। अब यहाँ से अपवर्तन होगा, अपवर्तन जब सघन से विरल में जाती है तो आपको पता होगा कि किरण जो है अभिलंब से थोड़ा दूर जाती है। अगर ये माध्यम चेंज ना होता तो बिल्कुल ऐसे सीधे चली जाती, अब सघन से विरल में जा रही है तो माध्यम से थोड़ा दूर ऐसे चली जाएगी, ऐसे न जाके थोड़ा सा और अभिलंब ये है, अभिलंब से दूर की तरफ जाएगी।
तो जो परावर्तित किरण है, ये विरल माध्यम हो गया। इस किरण को हम बोले परावर्तित नहीं, अपवर्तित किरण। ये हो गया आपका अपवर्तित किरण। ठीक है। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम आर से लिखते हैं और उसे अपवर्तन कोण बोलते हैं। आप अपवर्तन कोण। ठीक है। तो इसी में स्नेल ने बताया कि साइन आई बटे साइन आर क्या होता है, या फिर सीधे स्नेल का नाम नियम लगाते हैं हम, N1 साइन आई, मतलब जिस माध्यम का अपवर्तनांक लेंगे उसी माध्यम में बना कोण का साइन लेंगे, बराबर होता है N2 साइन आर। देखो आप साइन आई बटे साइन आई टू बराबर N2 बाई N1 करेंगे ना, या साइन आई बाई साइन आर बराबर N2 बाई N, तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। N1 N2 हमेशा नहीं दिया जाता, मान लो वैल्यू दे दिया 1.5 1.3, तो आप N1 बटे N2 या N2 बटे N1 में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सीधा सा तरीका, आसान तरीका यह है कि जिस माध्यम का आप अपवर्तनांक ले रहे हैं उसी माध्यम के साइन एंगल का साइन लेकर उससे गुणा करेंगे। तो N1 साइन आई बराबर N2 इस माध्यम का अपवर्तनांक साइन आर। अब यहां से आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको निकालना साइन आई बटे साइन आर, साइन आर बराबर N2 इधर है, N1 को इधर ले जाएंगे, N2 बटे N1, और ये होता है कांस्टेंट नियतांक। ठीक है, यही है स्नेल का नियम। अब इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, आपको ये मैथमेटिकल पार्ट जो है वो बता दिया मैंने। हम्म, ये विलंब हो गया, मैथमेटिकल पार्ट बता दिया मैंने। अब इसका जो है ये जो स्टेटमेंट लिखना होता है, डेफिनेशन जिसे आप लोग कहते हो, वो कैसे लिखेंगे कि कहीं पे जब अगर माध्यम में अपवर्तन हो रहा है तो आपतन कोण की ज्या, साइन को क्या बोलते हैं हिंदी में, ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण का साइन मतलब आई का साइन, और अपवर्तन कोण का साइन ज्या, ज्या बोलते हैं ना साइन को। लिखना हो तो ऐसे लिख दो, या फिर आपतन कोण का ज्या नहीं लिख पा रहे तो सीधे सीधे लिखो आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात एक नियतांक होता है हमेशा। ठीक है, बस ये दूसरा नियम हो गया, पहला नियम और दूसरा नियम। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 22 का, और 22 का दूसरा पार्ट है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तो आंख की समंजन क्षमता, एकोमोडेशन ऑफ आई, क्या होता है एक्चुअली, आपने पढ़ा होगा आंख के बारे में कि आंख में एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है, और इसके किनारे लगी होती हैं, ये सिलेरी मसल से ये जुड़ा होता है। ऐसे इधर कौन सी होती है, इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, सिलेरी मसल या पश्चिमाभि पेशियां बोलते हैं ना, पश्चिमाभि पेशियां। अब इनका काम क्या होता है, समंजन क्षमता क्या होती है, और इधर होता है रेटिना। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। ये हो गया रेटिना। रेटिना से जो है ऑप्टिकल नर्व जुड़ी होती हैं जो दिमाग तक जाती हैं, फिर हमें उसके प्रतिबिंब का फील आता है कि हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं क्या हमारी आंखों पे प्रतिबिंब बन रहा है। अब क्या है कि लेंस तो एक ही है, और कहीं भी वस्तु हो, चाहे हमारे आंखों के पास से लेकर अनंत तक, जो भी वस्तु, सबका प्रतिबिंब अगर हमारी रेटिना पर बनेगा तभी वो चीज हम फील कर पाएंगे, देख पाएंगे, क्योंकि रेटिना से ही जो है जो ऑप्टिक नर्व होती हैं, जो नसें होती हैं, प्रकाशिक नसें जिन्हें बोलते हैं नर्व, वो दिमाग तक जाती हैं, तभी हम उस चीजों को फील कर पाते हैं। अगर रेटिना के अलावा आगे या पीछे प्रतिबिंब बन गया तो वो चीज हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब ऐसा तो होता नहीं है, आपने लेंस के सवाल लगाए होंगे, दर्पण के सवाल लगाए होंगे, उत्तल लेंस अवतल लेंस सबके सवाल लगाए होंगे, तो अगर फोकस दूरी अलग अलग है, अलग अलग जगह पे हम वस्तु को रखते हैं तो उसकी प्रतिबिंब भी अलग अलग जगह पर बनती है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनना चाहिए, तभी हमें दिखाई देगा। तो ये समंजन क्षमता का काम ये है, मतलब ये है कि ये जो पश्चिमाभि पेशियां लगी होती हैं, ये आपस में सिकुड़ कर या फिर फैलकर, कंप्रेस होके या फिर एक्सपेंड होके इसकी फोकस दूरी को मैनेज करती हैं। फोकस दूरी बदल सकती हैं, और कैसे भी करके फोकस दूरी बदल कर इसको जो प्रतिबिंब जो बन रहा है, जो भी सामने वस्तु है, चाहे पास में हो चाहे दूर में, सबका प्रतिबिंब इसे रेटिना पर ही बनाना होता है। रेटिना पर बनेगा प्रतिबिंब तभी दिखाई देगा। इसी को हम बोलते हैं आंख की समंजन क्षमता। ठीक है, तो इसको अगर लिखना हो तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि अलग अलग दूरी पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, आंख की समंजन क्षमता। अब ये कैसे होता है, ये ऐसा सिस्टम आंख में बना होता है कि इसके लेंस जो होता है, उत्तल लेंस जो होता है आंख में, उसकी फोकस दूरी को ये कम ज्यादा कर सकता है।
फोकस दूरी को घटाना या बढ़ाना, इसी प्रक्रिया को हम समंजन क्षमता भी बोल सकते हैं। तो फोकस दूरी कैसे बढ़ती है? पश्चिमावी पेशियों की मदद से। जब हम ज्यादा फोकस दूरी की जरूरत होती है, फोकस दूरी मान लो ज्यादा चाहिए, जब लेंस जो है पतला होता है, पतले लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है, और थोड़ा सा लेंस अगर इस तरह से मोटा है तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। तो इसकी यही खास बात है, पश्चिमावी पेशियां अगर जब दब रही हैं, कंप्रेस हो जा रही हैं, तो ये लेंस थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। जब यहाँ से हम दबाएंगे इसको तो ये थोड़ा सा फैल जाएगा, तो जब फैल जाएगा तो इसकी जो है फोकस दूरी कम हो जाएगी। ठीक है, और जब ये ये मान लो थोड़ा सा ढीला पड़ेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो जब ये पतला हो जाएगा तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो फोकस दूरी को घटाकर बढ़ाकर फाइनल अंतिम प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनाना, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। और ये होता कैसे है? पश्चिमावी पेशियों के द्वारा। ये बस इतना ही लिखना है, इसी के बारे में लिखना है। आप चाहो तो क्वेश्चन बैंक और नोट्स की हेल्प ले सकते हो लिखने के लिए। बाकी मैंने समझा दिया है क्या होता है, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट पे आते हैं। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में, P इक्वल टू क्या होता है? 1/f, लेकिन शर्त ये है f मीटर में होता है। अगर आपको सेंटीमीटर में रखना है तो आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, P इक्वल टू 100/f, और यहाँ पे f होता है सेंटीमीटर में। आप याद रख सकते हैं, बस मीटर को सेंटीमीटर में बदला, 100 से डिवाइड किया तो 100 ऊपर चला गया है बस, और ज्यादा कुछ अलग नहीं है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्योंकि हमें सेंटीमीटर में दिया तो ये वाला फार्मूला लगा लो, 100 अपॉन कौन सी लेंस है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, तो प्लस में रख देंगे। कितनी? 50। तो 50 दूनी 100, ये आ जाएगा +2। मात्रक क्या होता है? डायोप्टर या फिर पर मीटर, तो +2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, इसमें दो पार्ट में, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट है, ओम का नियम क्या है? सूत्र सहित स्पष्ट रूप से समझाइए। तो ओम का नियम क्या है? स्टेटमेंट लिखना हो तो मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए, बाकी मैं समझा दे रहा हूँ। पहले तो समझ लीजिए इसको। मान लीजिए कोई चालक तार है हमारे पास, कंडक्टिंग वायर है, और इसके सिरे पर हम कोई बैटरी लगा रहे हैं, इसे हम बोलते हैं विभवांतर आरोपित कर रहे हैं V वोल्ट का। ठीक है, तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, यहाँ का वोल्टेज B हो जाता है, ये जीरो पे हम मानते हैं तो ये जीरो पे हो जाता है। जब बैटरी लगाएंगे तो करंट, वैद्युत धारा प्रवाहित होगी धनात्मक वाले आवेश से, यहाँ पे I करंट इस दिशा में, प्लस वाले प्लेट से जो है, प्लस वाले टर्मिनल से वैद्युत धारा निकलती है और ऐसे जाके माइनस वाले पे आएगी। ठीक है, तो ये हमने सर्किटिक बना दिया है, चालक तार लिया है। अब ओम का नियम क्या कहता है कि समान ताप दाब की स्थिति में, समान भौतिक अवस्था या फिर ताप दाब, भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, ताप जिसे बोलते हैं, दाब होता है, आर्द्रता होता है जिसे नमी कहते हैं, ये सब सेम है। अगर समान भौतिक अवस्था में या समान ताप दाब की स्थिति में किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें उत्पन्न धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, स्टेटमेंट लिख लीजिए आप, बाकी फार्मूला तो मैं समझा ही दे रहा हूं। समान ताप दाब की स्थिति में किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें उत्पन्न धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा हम विभवांतर लगाएंगे उतना ज्यादा वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। और आपको पता है, जैसे मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी लगाया तो कुछ धारा प्रवाहित होगी, 12 वोल्ट की लगाएंगे तो और ज्यादा होगी, 15 वोल्ट की लगाएंगे तो और ज्यादा। जैसे जैसे हम विभवांतर बढ़ाते जाएंगे उतना धारा बढ़ती जाएगी, विभव बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी। अब जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसे यहाँ पे बोला गया है आर। आर क्या है? आर क्या होता है? इसे हमको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो V इक्वल टू आई आर, ये ओम के नियम का फार्मूला है, सूत्र है जिसे हमें याद रखना होता है। अब इनमें से कोई भी दो चीजें देकर तीसरी पूछ सकता है, वोल्टेज दे दे, करंट दे दे, रेजिस्टेंस पूछ ले, या फिर प्रतिरोध दे दे और धारा दे दे तो वोल्टेज पूछ ले, कुछ भी करके हम लगा सकते हैं इनमें से। तो आर क्या होता है? प्रतिरोध, यही फार्मूला है। जैसे V इक्वल टू आई आर, अगर करंट पूछ ले I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बटे आर, या फिर आर पूछ ले तो आर इक्वल टू क्या हो जाता है? V बटे आई। इसी तरीके से हम इन सब फार्मूलों को याद, एक ही फार्मूला याद रखना है, बाकी आपको पक्षांतर करके अपना देख लेना है। ठीक है, तो ये हो गया ओम का नियम। स्टेटमेंट लिखेंगे, थोड़ा सा फिगर बना देंगे और ये फार्मूला लिख देंगे। ठीक है, ग्राफ बनाने को नहीं कहा है, ग्राफ बनाना हो कभी जरूरत पड़े तो वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाया जाता है, और ये बिल्कुल एक सीधी रेखा बनती है। ठीक है, ये जो थीटा होता है यहाँ पे कोण, इसको बोलते हैं प्रवणता, tan थीटा बराबर होता है V अपॉन आई, यही होता है आपका प्रतिरोध, तो बोलते हैं प्रवणता या स्लोप।
ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में ग्राफ नहीं पूछा गया, तो आपको इतना करना है, स्टेटमेंट लिखना है, ये फिगर बना के फार्मूला लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युतीय प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, सूत्र से ही समझाइए। तो श्रेणी, दो प्रतिरोध है मान लीजिए हमारे पास, तो आपको पता होगा प्रतिरोध को दो तरीके से जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। ठीक है, जब प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं तो इस क्रम को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। तो किसी प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से जोड़ते हैं तो इसे हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। इस तरह से बनता है श्रेणी क्रम। ठीक है, अब इसमें जो है कह रहा है सूत्र सही समझाइए, तो इसका सूत्र निकालना हो, मतलब अब हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है इन दोनों का। तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या है कि R1 R2 दो प्रतिरोध थे हमारे पास, हमने उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ये होता है श्रेणी क्रम। अब कोई एक ऐसा प्रतिरोध बता दो जो इन दोनों को हटाकर हम लगा दें, जैसे किसी सर्किट में मान लो लगे हैं, ये किसी परिपथ में लगे हैं, यहाँ V वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अब जो काम ये दोनों प्रतिरोध मिलकर कर रहे हैं, जो भी इनका काम है, एक ऐसा प्रतिरोध बता दो जो इन दोनों को हटाकर यहाँ पे लगा दे, वही काम वो अकेला करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उन दोनों का तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। तो फिर से मैं सर्किट बना दूंगा, तो इसको बोलते हैं आर इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध, और वही बैटरी हमने लगा दिया V वोल्ट की। इसमें से मान लो आई करंट निकल रहा था, इसमें से करंट कितना निकल रहा था, आई करंट निकला, ऐसे ऐसे आई करंट जाते हुए यहाँ पे आ गया। इसमें से भी आई करंट निकलना चाहिए क्योंकि बैटरी वही है और दोनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है, जो काम ये दोनों कर रहे थे वही काम ये कर रहा है अकेले। तो इस प्रतिरोध का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना होता है। तो कैसे निकालें हम, देखिए ध्यान से, श्रेणी क्रम में दो बातें आपको ध्यान रखनी होती है। एक तो सभी जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं उनमें सेम करंट फ्लो होता है, सेम धारा प्रवाहित होती है, जैसे यहाँ पे आई है, यहाँ भी आई होगा। समांतर क्रम में याद होगा अलग अलग धारा प्रवाहित होती है। आगे क्वेश्चन मिलेगा तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए श्रेणी क्रम समझ लीजिए। तो इसमें भी आई धारा जा रही, इसमें भी आई धारा जा रही, तो यहाँ का वोल्टेज विभवांतर क्या होगा दोनों धारा के या इसके प्रतिरोध के सिरों पर, V बराबर आई आर, कितना आई R1, यहाँ का प्रतिरोध कितना, करंट कितना जा रहा है आई, और प्रतिरोध कितना है R1, यहाँ का विभव मान लो V1 और यहाँ का विभव मान लो V2। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, करंट तो वही जा रहा है I और प्रतिरोध कितना है R2, V2 बराबर I2 R2, और यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, V बराबर कितना I R इक्विवेलेंट, V बराबर I R। तो हम देख सकते हैं होता क्या है एक्चुअल में, ये मान लो प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो अगर जैसे 12 वोल्ट की बैटरी है तो प्लस वाले टर्मिनल को हम 12 वोल्ट बोल देते हैं और माइनस वाले को 0 पे बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर V वोल्ट है तो ये V पे हो जाएगा और ये 0 पे, तो जहां तक ये जाएगा वायर, बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं आ रहा है, वहां तक V वोल्ट कर देगा, और इधर ये 0 पे है तो ये 0 कर देगा। मतलब यहाँ पर V वोल्ट था, यहाँ तक जाते जाते वो 0 घट के 0 हो गया। तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हुआ है, कम ड्रॉप मतलब घटा है, और कुछ यहाँ पे हुआ है। यहाँ पर कितना घटा है, आई R1 घटा है, यहाँ पे आई R2। जैसे मान लो 12 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो मान लो यहाँ से घटा 7 वोल्ट घट गया, फिर यहाँ पे 5 वोल्ट घट के 0 हो जाएगा। इसमें 7 घटा, इसमें 5 घटा, ऐसे यहाँ पे आई R1 घटा, इसमें आई R2 घटा, और ये 0 हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं जो V है, देखो V था 12 वोल्ट था, मान लो एग्जांपल लेके समझे, 12 वोल्ट था, यहाँ पे 7 घटा, यहाँ पे 5 घटा, तो हम बोल सकते हैं कि 12 बराबर 7 प्लस 5। तो यहाँ का वोल्टेज कितना था V बराबर V1 प्लस V2, ये बोल सकते हैं कि नहीं। वैल्यू रख दीजिए जो हमने निकालना, आई आर इक्विवेलेंट बराबर V1 की जगह पे क्या रख देंगे, आई R1 प्लस V2 की जगह पे रख देंगे आई R2। आई कॉमन ले लेंगे, आई कॉमन लेके बाहर निकालिए और आई से काट दीजिए। आर इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 आ जाएगा। यही होता है श्रेणी क्रम में, आपने पढ़ा होगा जितने भी प्रतिरोध लगे होते हैं उनको हम सीधा सीधा जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका श्रेणी क्रम और ये आपका फार्मूला आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो फर्स्ट पार्ट, इसमें 3 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो मैंने तीनों लिख दिया है। देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, सबसे पहले फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग करते हैं हम। अगर देखो किसी, हमें पता है कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखें, मान लीजिए कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें एक करंट कैरिंग वायर ले लें, एक तार ले लें जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उसको रखेंगे तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम उस बल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे, ठीक है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें एक तार रखा हुआ है, इसमें करंट आई जा रहा है, तो अब इस पर बल लगेगा, वो बल किस दिशा में लगेगा,
इस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की जरूरत पड़ती है। बल की वैल्यू नहीं हम बता सकते हैं, बस बल पर लगने वाले सॉरी ये धारावाही चालक पर तार पर लगने वाले बल की दिशा बता सकते हैं, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं, दिशा ज्ञात करने के लिए। अब ये बल की दिशा कब लगेगा बल? जब चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही करंट होना जरूरी है, बिना करंट के वायर रखेंगे तब कोई बल नहीं लगेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये दिशा ज्ञात कैसे करते हैं? तो स्टेटमेंट में लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हम अपने बाएं हाथ की उंगलियों को, 3 उंगलियों को, हम फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, क्या कहते हैं इसको, अंगूठा, और इसको मध्यिका, इसको क्या बोलते हैं, जो भी नाम हो, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, तीनों उंगलियों को परस्पर लंबवत हम अगर इसको संयोजित करें, तीनों एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए, तीनों के बीच कोण 90 अंश होना चाहिए। तो अंगूठा जो जो ये जो तुम्हारी मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर क्या बताती है, करंट की दिशा में रखेंगे मिडिल फिंगर को, वैद्युत धारा की दिशा में। और ये बीच वाली नहीं, फोर फिंगर को, इस वाली दूसरी वाली अंगुली को इधर रखेंगे हम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखेंगे। तो अंगूठा जिधर आएगा वो चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। ऐसे देखो, ये वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और ये करंट की दिशा में, धारा की दिशा में, ऐसे समझो, एफ बी आई, ऐसे याद रखना, एफ बी आई। तो ये फोर्स हो गया, ये बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र और आई मतलब करंट, ऐसे याद रखना है आपको। अभी मैं बना दूंगा इसको, पहले समझो। इसमें अगर हमें निकालना हो तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, धारा ऊपर है, तो ऐसे करेंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र और धारा ऊपर, तो अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, तो इस पर जो चुंबकीय बल किधर लगेगा, वो अंदर की तरफ लगेगा। इसको अंदर को हम क्रॉस से बनाते हैं, यानी कि चुंबकीय एफ एम, मैग्नेटिक फोर्स जो है अंदर की तरफ लगेगा इस पे। तो ये हम इस तरीके से निकालते हैं। अगर लिखना है आपको तो आप बनाना हो तो ऐसे बना सकते हैं। ऐसे बनाए इसको, ये हो जाएगा हमारा अंगूठा, ये एक उंगली हो गई, एक उंगली। तो बहुत ज़्यादा ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, बस बना दे रहा हूँ, आप और अच्छा बना सकते हैं। ये बीच वाली उंगली है और एक उंगली ऐसे रहेगी, ये तीनों के बीच 90 डिग्री, बाकी 3 उंगलियां ऐसे मुड़ी रहती हैं, 2 उंगलियां, तो ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ऐसे करके उंगली थोड़ा सा और अच्छे। ठीक है, ये हो गया अंगूठा, अंगूठा। ये इस उंगली का नाम पता नहीं क्या है, इस उंगली का नाम है मध्यिका। फोर फिंगर देख लेना अपना क्या होता है, फोर फिंगर। ठीक है, तो ये चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र बी, और ये करंट, धारा की दिशा, धारा की दिशा। तो दो चीजें हमें दी रहेंगी, कौन कौन सी, एक तो चुंबकीय क्षेत्र पथ दिया जाएगा और एक धारा, इधर धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम इस वाली उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखेंगे, इसको धारा की दिशा में, जिधर अंगूठा आएगा उधर चुंबकीय बल लगेगा। बस ध्यान रखना है तीनों एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए। देख लो, यहाँ पे करके दिखा दिया मैंने, इधर चुंबकीय क्षेत्र है, वो धारा ऊपर है और अंगूठा अंदर जा रहा है, मतलब इस पर चुंबकीय बल अंदर की तरफ लगेगा। यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो इसको अगर लिखना है स्टेटमेंट तो आप लिख सकते हो कि अगर हम अपने बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को परस्पर लंबवत संयोजित करें तथा, फिर वही बात आ जाती है, पता नहीं क्या नाम है, फोर फिंगर, इस फोर फिंगर को नाम देख लेना आपने हिंदी में क्या है। फोर फिंगर को हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें, मिडिल फिंगर को, मध्यिका को धारा की दिशा में रखें, तो अंगूठा क्या है, उस पर धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसी बात को आपको लिखना है, आप कॉपी में लिख लीजिए अपनी। फिर सेकंड पार्ट आता है, दक्षिणाहस्त अंगुष्ठ का नियम क्या है। दक्षिणाहस्त मतलब दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो आपने पढ़ा होगा शुरुआत में कि अगर कोई धारावाही चालक है जिसमें करंट आई प्रवाहित हो रहा है, चालक है जिसमें वैद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो उसके कारण उसके आसपास जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम प्रयोग करते हैं। और ये क्या होता है कि अगर हम अपने दाएं हाथ की हथेली का नियम भी कहते हैं इसको, राइट हैंड पाम रूल। तो अगर अंगूठे को इस तरह से, हम दाएं हाथ की हथेली को इस तरीके से शो करें, मैनेज करें, और अंगूठे को धारा की दिशा में रखें, और उंगलियों को जिस बिंदु पर हमें वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उस बिंदु की तरफ रखें। जैसे यहाँ पे मान लीजिए निकालना है, पॉइंट पी है एक, यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है, तो अंगूठे को क्या रखेंगे,
धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, और इस उंगली को किधर रखेंगे, इधर पॉइंट की दिशा में, उस बिंदु की दिशा में रखेंगे और उंगलियों को कर्ल करेंगे, मोड़ेंगे। तो मोड़ने के बाद जिधर जा रही हैं उंगलियां, उसी दिशा में होता है चुंबकीय क्षेत्र। इधर अंदर जा रही हैं तो यहाँ पे अंदर की तरफ ऐसे बनेगा, क्रॉस बना देते हैं अंदर। और अगर मान लो यहाँ निकालना है तो इधर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अंगूठे को इधर रखेंगे, उंगलियों को इधर रखेंगे, ठीक है। तो कर्ल करेंगे तो इधर बाहर आएंगे, तो इधर हो जाएगा बाहर। बाहर को हम किधर कैसे करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा बाहर की तरफ। तो ओवरऑल ऐसे देखें, अगर ये मान लो मार्कर जो है ये वायर है, इसमें करंट जा रहा है, तो ऐसे घुमाएं तो ऐसे पूरा घूमता है, तो एक वृत्ताकार लूप बनता है, संकेंद्री वृत्त बनते हैं, ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र होता है। आपने इसको कई बार पढ़ा भी हो, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, पहली बात किस लिए यूज करते हैं ये आपको लिख देना है कि दक्षिणावर्त अंगुष्ठ का नियम चुंबकीय किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और क्या लिखेंगे कि अगर हम को वैद्युत धारा की दिशा में रखें और सभी उंगलियों को उस बिंदु की तरफ रखें जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और फिर उंगलियों को कर्ल कर दें, मोड़ दें, तो उंगलियों की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो फ्लेमिंग के बायां हाथ का नियम हो गया, दक्षिण हस्तंगुष्ठ नियम हो गया। तीसरा पार्ट है इसका, 2 ओम प्रतिरोधकता के तार से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ऊष्मा कितनी उत्पन्न हो रही है, 100 जूल। हीट एच से लिखेंगे 100 जूल। और क्या दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया है, आर दिया है 2 ओम, 2 ओम। तो कह रहा है कि प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर। वैसे होता है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, मतलब अगर कुछ समय दिया होता कितने समय में, नहीं तो ये एकांक समय मान के किया जाता है, तो आई स्क्वायर आर टी होता है। अगर टाइम दिया होता, नहीं दिया है तो सिर्फ आई स्क्वायर आर यूज करेंगे। हमें धारा ज्ञात करना है तो आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर इधर आ जाएगा, एच अपॉन आर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच बाई आर। रख दो, अंडर रूट एच कितना है, उष्मा 100 है, और आर कितना है, 2 ओम है, तो ये आ जाएगा 50 रूट 50। रूट 50 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, अंडर रूट 50 की वैल्यू निकालना आता है। हम्म, मैं लगभग निकाल देता हूँ, एग्जैक्टली तो आप देख लेना कैसे जो वो निकालते हो। 7 सत्ते 49 होता है किसी भी नंबर का। मैं लगभग स्क्वायर रूट निकालने का एक तरीका बता देता हूँ आपको, शॉर्ट ट्रिक है कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है, मान लीजिए किसका, आपको 40 का निकालना है, चलिए 40 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, 40 का वर्गमूल, तो इसके सबसे छोटी, इससे जस्ट छोटी कौन सी वह संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो 6 का वर्ग होता है 36, 7 का हो जाता है 49, यानी कि इसके पहले वाली संख्या 36 है पूर्ण वर्ग, 36 का वर्गमूल हम लिख लेंगे 6, प्लस 40 में से 36 घटा देंगे, 40 में से 36 घटाएंगे आ जाएगा 4, और इस 6 का 2 गुना करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12। इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या थी, 36, 36 का वर्गमूल क्या था 6, प्लस 36, 40 में से 36 घटाएंगे 4 आएगा, और जो यहाँ पे है उसका डबल करके यहाँ पे डिवाइड कर देना है। तो क्या आ जाएगा ये 6 प्लस, इसमें दशमलव लगा के जीरो बढ़ाएंगे तो 12 तिया 36, और फिर 4 12 तिया 36, तो ये आ जाएगा 6.33। ये लगभग है, एग्जैक्ट तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे आंसर के लिए काफी है। तो इसी तरीके से 50 का निकाल लीजिए, 7 सत्ते 49, 7 प्लस 1 बचेगा, 7 सत्ते 49, 1 बचेगा, तो फिर 1, अरे 49 में से 50 में से 49 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, 7 दूनी 14 से। अब देखो दशमलव लगाओगे आप, जीरो बढ़ाओगे 10 हो जाएगा, नहीं होगा, और यहाँ पे एक जीरो बढ़ाओगे 100 हो जाएगा, 14 सत्ते 98। तो ये आ जाएगा 7 प्लस 0.07, तो ये आ जाएगा 7.07 धारा है, तो एम्पियर में दिख रहा है, मिला के आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, 7 पॉइंट ऐसे लिख दे रहा हूँ, 7 प्लस 0.07 तो 7.07 एम्पियर। कुल मिला के आपको 50 का वर्गमूल निकालना है। आपको अगर ये तरीका समझ में आ रहा है तो निकालिए, नहीं तो अपना तरीका लगाइए, ठीक है। 50 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ये 7.07 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी इसमें।
तो 24 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था ये, लेकिन इसमें अथवा वाला भी पार्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा वाला पार्ट है, जिसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र में बल का फार्मूला सीधा आपको बताया गया होगा, क्योंकि डेरिवेशन तो आपके सिलेबस में है नहीं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। ये मान लीजिए हमने एल लंबाई का एक धारावाही चालक लिया है। चुंबकीय क्षेत्र में एल लंबाई का धारावाही चालक लिया, जिसमें करंट कितनी प्रवाहित हो रही, धारा आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, एक काम करो, ये धारावाही चालक ले लिया हमने, इसमें करंट आई प्रवाहित है, इसकी लंबाई कितनी है, एल है। अब ये जो कोण बन रहा है चुंबकीय क्षेत्र और एल के बीच में, जो कोण बन रहा है मान लीजिए थीटा है, तो इस पर बल कितना लगता है? सीधा सीधा फार्मूला होता है आई बी एल साइन थीटा। आई क्या है? प्रवाहित होने वाली धारा। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। एल क्या है? चालक तार की लंबाई। और थीटा क्या है? बी और एल के बीच में कोण। एल की दिशा किधर लेते हैं हम? जिधर धारा की दिशा होती है। थीटा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र बी और लंबाई एल के बीच कोण। एल के बीच कोण। तो ध्यान रखना, कोई कहे कि एल इधर भी हो सकता है या इधर हो सकता है, तो जिधर धारा प्रवाहित हो रही है एल हम वही लेंगे। धारा इधर जा रही है तो एल की दिशा ये लेंगे, मतलब इसके और इसके बीच का कोण लेंगे। ठीक है, तो अब किन किन कारकों पर निर्भर कर रहा है? देखिए, करंट बढ़ाएंगे, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट बढ़ाएंगे, धारा पर निर्भर कर रहा है। सीधे मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए, धारा पर निर्भर कर रहा है। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, करंट बढ़ाएंगे तो बल बढ़ेगा। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी है, बल जो है। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाएंगे तो भी बल बढ़ जाएगा। और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है, लंबाई बढ़ाएंगे तो भी बढ़ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है आपसे, ये थीटा, थीटा पर निर्भर कर रहा है। थीटा पर निर्भर करता है। अगर ये सब कांस्टेंट दे दे, चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट दे दे, लंबाई फिक्स कर दी गई, धारा प्रवाहित आई फिक्स कर दी गई, तो जो बचता है वो थीटा पर, अगर इसको हम घुमा घुमा के रखेंगे अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग निर्भर करेगा। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा का मान मान जब अधिकतम होगा, जब अधिकतम होगा उस समय पर बल अधिकतम होगा। ठीक है, अधिकतम होगा तो उस समय बल अधिकतम लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा और बल अधिकतम लगेगा। अब ये जो है कितना होता है, साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होता है पता होना चाहिए आपको। साइन थीटा का मान होता है अधिकतम 1। और ये कब होता है? साइन 90 पर, यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। साइन थीटा मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 1। और थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि जब हम 90 डिग्री पर बिल्कुल तार को ऐसे सीधे रखेंगे तो इस स्थिति में सबसे अधिक बल लगेगा। ठीक है, आप इतना काफी है इस क्वेश्चन के लिए। सेकंड पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 के अथवा का दूसरा पार्ट। कह रहा है सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ का एक व्यवस्था आरेख बनाइए। मतलब जो हम डोमेस्टिक सर्किट, घरों में सर्किट यूज करते हैं, वो कैसे होता है, उसका सिस्टम क्या है, वही बनाना है हमें। तो सबसे पहले हमारे पास एक विद्युत बोर्ड होता है, जहां से जो पोल से खंभे से हमारे घर में तार आता है। तो उसमें से दो तार आता है, आपने सबने देखा होगा। एक तार को हम बोलते हैं फेज वायर, एक को बोलते हैं न्यूट्रल वायर। एक फेज आता है, एक न्यूट्रल आता है। तो सबके कलर डिसाइड होते हैं। फेज को जनरली हम रेड कलर से दिखाते हैं और न्यूट्रल को ब्लैक कलर से। ठीक है, सबका कलर फिक्स होता है। अब आप घर में आप एक ही कलर यूज कर लो या फिर क्या यूज कर रहे हो, उससे फर्क नहीं। लेकिन ये जो एक स्टैंडर्ड होता है कि वो पेज को हम रेड से रिप्रेजेंट करेंगे और न्यूट्रल को ब्लैक से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ताकि जो मैकेनिक्स वगैरह आते हैं, मैकेनिक वगैरह, उनको पता चल जाए, उसमें दिक्कत ना हो। तो दो तार आया, सबसे पहले कहाँ जाता है, मीटर में। जो आपके घर में मीटर लगा होता है, विद्युत मीटर, वहां पे जाता है। फिर वहां से दोनों तार निकल के आपके जो एक मेन स्विच होता है, जहां से पूरा घर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बांटा जाता है करंट, विद्युत धारा को, वो होता है मेन स्विच से जो है दो तार निकलते हैं। और इन पर वोल्टेज कितना होता है, जो हमारे घरों में आता है, 220 वोल्ट, ये बता सकते हैं। दरअसल फेज वायर, जो विद्युतमय तार जिसे हम बोलते हैं, वो उसका वोल्ट विभव होता है 220 वोल्ट, और न्यूट्रल वायर का 0 वोल्ट होता है। तो दोनों का वोल्टेज डिफरेंस जो हो जाता है वो 220 वोल्ट हो जाता है। तो इस तरह से मेन स्विच में आया, मेन स्विच से दो तार निकलेंगे। ये मान लीजिए अलग अलग रूम है आपके घर के, तो अलग अलग रूम में अलग अलग स्विच में ये जाएंगे। अब स्विच में जो मेन प्लग जो होता है, आपने देखा होगा 3 प्लग होते हैं। दो तो एक जिसमें एक फेज वायर जुड़ेगा, विद्युतमय तार, और एक न्यूट्रल वाला। एक तीसरा जो होता है बीच में, उसका काम क्या होता है, एक वायर आती है अर्थिंग वायर।
अर्थिंग वाला इसमें जुड़ा होता है। अब इसका यूज क्या होता है, जो थोड़ा सा अगर प्लग देखा होगा आपने तो ये वाला ऊपर वाला वायर थोड़ा सा मोटा होता है। तो अर्थिंग का काम क्या है अभी मैं समझा रहा हूँ। पहले ये अलग अलग रूम में हमने इसको ले जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ से जहाँ जहाँ जो जो हमें इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं वो जो जो है हम यूज कर लेंगे। ये सब समझ लो, ऐसे समझ लो ये रूम 1 में गया आपके, ये रूम 2 में गया, रूम 3 में, ऐसे जितने भी जहाँ पे ले जाना है आपको ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम है। और अर्थिंग वायर का काम ये होता है, कभी कभी क्या होता है जब हम जैसे हैवी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, कूलर यूज कर रहे हैं, फ्रिज यूज कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं, तो उसमें करंट जो है अगर मान लीजिए कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गई या फिर कोई खराबी आ गई तो उसमें करंट उतरने का डर रहता है, जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर ये हम अर्थिंग कर देते हैं, अर्थिंग वायर से जोड़े रहते हैं, तो अगर करंट उतर रहा है तो वो उस इंस्ट्रूमेंट को जब हम टच करेंगे तो हमें उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, विद्युत ऐसे बोलते हैं हम करंट नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि ये अर्थ से जुड़ा होता है और अर्थ का पोटेंशियल जो होता है जीरो होता है, हमारे शरीर से थोड़ा सा मतलब कम ही होता है, जो भी होता है जीरो हम मान के चलते हैं, लेकिन हमारे शरीर से कम होता है। तो जब करंट उतरेगा तो वो इंस्ट्रूमेंट से सीधा जो भी हम अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, यंत्र, जैसे मान लीजिए फ्रिज यूज करें, फ्रिज में करंट उतरा है, अगर आपने अर्थिंग नहीं किया है, आप फ्रिज टच करेंगे आपको करंट मारेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा वो। लेकिन अगर आपने अर्थिंग कर दिया है तो अर्थिंग से क्या होगा, सारा करंट जो है अर्थ में चला जाता है, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, विभव, तो सारा करंट उसमें चला जाएगा। आप टच करेंगे आपके शरीर को करंट नहीं मारेगा। इसका फायदा यही होता है, ये सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। ठीक है, हम घरों में जल्दी जनरली नहीं यूज करते हैं, लेकिन हमें यूज करना चाहिए। कंपनियों में तो ये मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है, लेकिन घरों में लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपको पता होगा ये कितना जरूरी है कि अगर करंट उतरा भी है फ्रिज में, हम फ्रिज को टच करेंगे तो हमें करंट नहीं मारेगा अगर हमने अर्थिंग की हुई है उस इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत परिपथ। और इसमें वर्किंग प्रिंसिपल इसमें क्या, अब इसके बारे में ये कलर वगैरह लिख सकते हो। अर्थिंग जो होता है हरा कलर का यूज किया जाता है, ये काले कलर का यूज किया जाता है, और जो फेज वायर होता है वो लाल का यूज किया जाता है। ठीक है, ये सब कलर होते हैं, ये उदासीन तार काला का होता है। इतना सब आप थोड़ा सा बहुत इसके बारे में लिख सकते हैं। वैसे सिर्फ व्यवस्था आरेख मतलब डायग्राम पूछा है, डायग्राम बना देंगे तो भी चलेगा, लेकिन बेहतर होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख दें। ठीक है, तो 2025 का सेट 2 खत्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम सेट 3।